तो हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब भाई। आई होप भाई आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। भगवान की आपके ऊपर बहुत ही कृपा होगी। आप फिजिकली मेंटली दोनों फिट होंगे। और अगर दोनों में से एक भी चीज़ कम है तो पहले उस पर ध्यान दो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम वगैरह सेकेंडरी होते हैं लाइफ में। तो इस वीडियो में भाई हम बात करेंगे आपको CDS एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए। बिल्कुल स्क्रैच से, ज़ीरो से अगर आप स्टार्ट करने वाले हैं या आप एक मीडिएटर हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, एक एक अटेम्प्ट दे चुके हैं ऐसा कुछ, तो भी इस वीडियो में उस बारे में भी बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आप किसके लिए पढ़ते हैं, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए या फिर नॉलेज गेन करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहली बड़ी गलती आप लोग करते हो, या आपके दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि UPSC एग्ज़ाम है, इसके लिए तो मुझे बहुत पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, ये चीज़ हटाओ। आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको एग्ज़ाम की डिमांड को देखना है। आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए इनफ है। ऑब्वियसली अगर आपका इंटरेस्ट है आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, बट एग्ज़ाम क्लियर करने के नाम पे आप बहुत कुछ पढ़े जा रहे हैं, वो तो गलत है। और फिर क्लियर भी नहीं हो रहा, वो तो भाई और भी गलत है। तो सबसे पहली चीज़, डिमांड समझनी है हमें और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है, बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि यार आपको ये समझना चाहिए आपके पास लिमिटेड टाइम ही है। आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी, आपको SSB जाना है। अब SSB बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, ऑब्वियसली वहाँ भी तैयारी करके जाते हैं, बट आप कितनी भी तैयारी कर लें 100% श्योर नहीं हो सकते वहाँ सिलेक्शन होगी। तो इसीलिए आपके पास साल 2 साल का टाइम होना चाहिए। ये नहीं आप 1 साल पूरी तैयारी करी, फिर 1.5 साल बाद एग्ज़ाम निकला तो आपके पास अटेम्प्ट ही कितने रह गए CDS एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो इसीलिए आपको समझना चाहिए आपके पास लिमिटेड टाइम है जॉब लेने के लिए भी, और सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के भी आपके लिए 6 महीने के आसपास ही हैं, और वो ही इनफ है। ठीक है सर, ये भी दिमाग में डालिए कि लिमिटेड टाइम है। अब हम बात करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन के बारे में। दोस्तों आपकी प्रिपरेशन ना जनरली 3 स्टेज में डिवाइडेड होती है। पहला स्टेज होता है आपका सिलेबस को कंप्लीट करना। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सिलेबस तो आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा भाई। मतलब क्या करें फिर, बस उतना पढ़ना जो PYQ के आसपास चीज़ें घूम रही है। वो पहली स्टेज है कि बेसिक सिलेबस, यानी पूरा नहीं, जितना PYQ के आसपास 10 साल के पीछे आया है। ठीक। दूसरा स्टेप होता है आपका रिवीजन। आप रिवीजन करेंगे और उस सिलेबस से फेमिलियर होंगे। तीसरा स्टेप आपका तैयारी में आता है हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, जो स्टेप आप लोग ज़्यादातर नहीं करते। कुछ टाइम पहले तक जब इतना यूट्यूब वगैरह था नहीं, देखते नहीं थे, तब तक रिवीजन नहीं करते थे। अब रिवीजन करने लगे तो एक चीज़ और मिस करते हो, वो क्या है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो तीसरे स्टेज पे आता है। तो आपको ये तीनों स्टेज कंप्लीट करने हैं इसी लिमिटेड टाइम के अंदर अंदर। ठीक है सर, ये भी कोई नई चीज़ बताइए, आगे है कुछ, आगे भी बताता हूँ भाई। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास 3 सेक्शन है दोस्तों, सबको पता है एग्ज़ाम के बारे में। आपके पास इंग्लिश है, आपके पास मैथ्स है, आपके पास GS है, जनरल साइंस नहीं, जनरल नॉलेज। तो इन तीनों सेक्शनों को टोटल मिला के आपका एक स्कोर बनेगा और उससे आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। वो बात अलग है, अगर आपको सिर्फ OTA में जाना है तो इंग्लिश और GK भी आपको नॉर्मल कट ऑफ इन दोनों की देखी जाएगी। बट तीसरी जो गलती आप करते हैं वो है कि आप भूल जाते हैं तीनों का कंबाइंड स्कोर देखा जाएगा, ना कि सिर्फ GK का स्कोर, जिसमें आप अपना 70 से 80% टाइम वेस्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं एक बार एक आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो अगर मैं बात करूं, आपके 3 सब्जेक्ट हैं, रेड ले लेते हैं। इंग्लिश है आपके पास, आपके पास मैथ्स है, और आपके पास GK है। अगर आप इंग्लिश में स्कोर करते हैं, मान लो इंग्लिश में आप स्कोर करते हैं 75, ठीक है। अगर आप मैथ्स में स्कोर करते हैं मान लो 30, और आप GK में स्कोर करते हैं मान लो 40, तो आपका टोटल भाई बनता है कितना, 145। ठीक है सर, ये 145 स्कोर से आप लोग सब कुछ क्लियर कर सकते हैं, IMA OTA AFE कट ऑफ, मान लो ये आपका टारगेट है। ये सेम टारगेट आप अचीव कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, आप इंग्लिश में 65 ले आइए, आप मैथ्स में 40 ले आइए, और आप GS में 40 ही रहने दीजिए, तो भी आप कितना स्कोर अचीव कर सकते हैं, 145। ठीक है। ये सेम स्कोर
एक बार मैं इसको चलो नीचे लिख देता हूँ उसके। ये सेम स्कोर आप तब भी अचीव कर सकते हैं भाई जब आप इंग्लिश के अंदर 55 ला रहे हैं, जीके के अंदर आप 40, मैथ्स में 40 ला रहे हैं, ये नया वाला है थर्ड वाला, और जीएस के अंदर आप कितना ला रहे हैं, आप 10 बढ़ा लीजिए 50 ला रहे हैं, तो भी आप कितना अचीव कर सकते हैं, 145। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको मार्क्स उतने ही लाने हैं, पर सेक्शन में आप अलग अलग मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, हर बच्चे के लिए अलग अलग। अब आपकी कोचिंग में या फिर आपके दोस्त बोल रहे हैं कि यार आपको 45 प्लस लाने हैं जीएस के अंदर, ठीक है, जीके, सॉरी जीएस बोल रहा हूँ मैं बार बार, है ना, तो जीके में आपको 45 प्लस लाने हैं, उसकी तो जीके अच्छी होगी, आपकी मीडियोकर जीके है, तो ज़रूरी है 45 लाके ही आप क्लियर कर पाओगे एग्जाम? नहीं, आप जीके में कम लिया, आप मैथ्स में ज़्यादा लिया हो, आप इंग्लिश में ज़्यादा लिया हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए कि आपको टोटल में मार्क्स लाने हैं, ना कि एक सब्जेक्ट को पकड़ के बैठना है, ठीक है सर। ये हम समझ गए हैं कि टोटल में जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत है, और जो हमारा थोड़ा सा वीक पॉइंट है, कोई ईगो को लीन लेना कि हमें इसमें मार्क्स बढ़ाने ही बढ़ाने, ऑब्वियसली उतने ही बढ़ाने हैं जितना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख ली। अब यार हम बात देखेंगे कि देखो हर सब्जेक्ट की कैसे प्रिपरेशन करनी है, इसके ऊपर तो मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, इसमें मैं ओवरऑल प्रिपरेशन के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो हम अपने नॉर्मल उस पर आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई। अब हर सब्जेक्ट की मैंने बताया अलग वीडियो तो लाऊंगा ही। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपके यहाँ पर बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं है भाई, ये आपको समझना है सबसे पहले, क्या कि ये एग्ज़ाम जो है बहुत टफ नहीं है। आपकी कोचिंग्स ने या फिर एक माहौल ऐसा बनाया हुआ है कि ये देखो यूपीएससी सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यूपीएससी सीडीएस में वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, बट वो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको वैसे ही नहीं करने, वो आपको डॉज कर देने हैं, है ना। तो उन्हें करने से थोड़ी आपका सिलेक्शन होगा, आपका तो ओवरऑल मार्क्स आने से सिलेक्शन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप ये है, आप एक बार पीवाईक्यू प्रिपरेशन करने से पहले जाके तो देखिए 10 साल के, आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ यार ये तो मीडियम और इजी लेवल के ही क्वेश्चन है ना। किसी साल कोई सब्जेक्ट टफ हो जाता है, किसी साल कोई सब्जेक्ट टफ हो जाता है, बट कुछ पार्ट जो है वो इजी टू मीडियम के बीच में ही रहता है जो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा दोस्तों कि कौन से कोर सब्जेक्ट्स हैं। कोर सब्जेक्ट्स मतलब आपके कोर टॉपिक्स जो एक सीडीएस एग्जाम के लिए आपको स्टार्ट करने ही चाहिए। चलो हम अपना दोबारा एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाता है मेरे का ना। तो कोर सब्जेक्ट कौन से हैं आपके कोर? यार मैं आपके कोर की बात करूं तो सबसे पहला मैं बोलूंगा आपका इंग्लिश। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, चाहे वो कुछ भी हो, इंग्लिश में आपको मिनिमम आपको 60 प्लस मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे। अब कोई लोग बोलेंगे सर ये मिनिमम थोड़ा कम है, मैं भी मानता हूँ थोड़ा सा ये मिनिमम कम है, बट मिनिमम मेरे हिसाब से इतना है। हाँ कोई बहुत ही होशियार है जीएस में तो करने दो से ज़्यादा स्कोर, बट इंग्लिश में मिनिमम इतना स्कोर करना ज़रूरी है आपके लिए। हाँ आइडियली कितना स्कोर होना चाहिए इंग्लिश में, कितना स्कोर करने लायक है इंग्लिश, आराम से 70 प्लस, थोड़े से और ठीक है तो 75 प्लस, 70 to 75 आराम से आप इंग्लिश में कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देखना है क्योंकि आपके पास मिनिमम टाइम है, तो कौन सी जगह आपके एफर्ट ज़्यादा फ्रूट देंगे, आपका एफर्ट टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, जितना एफर्ट डाल रहे हैं उतने रिवॉर्ड किस में ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इंग्लिश है सीधा सीधा। नेक्स्ट आपका कोर सब्जेक्ट है आपका करंट अफेयर्स। अब यार आपके डिफेंस एग्जाम्स के अंदर सिर्फ सीडीएस ही नहीं, सारे डिफेंस एग्जाम में करंट अफेयर्स बहुत ही प्रिडिक्टेबल आते हैं, कुछ चुनिंदा टॉपिक से आते हैं, वो कोई भी आदमी 4-5 साल देख के आराम से बता सकता है ना। तो वो मीडियम टू इजी लेवल पे आते हैं, उन्हें करना आसान है, कम से कम नहीं तो 12 से 17 करंट अफेयर्स हर साल आते हैं इजी टू मीडियम लेवल के, जो डूएबल होते हैं आराम से। तीसरी जो कोर टॉपिक मैं आपसे कहूँगा वो है आपका भाई साइंस। यार साइंस की इंपॉर्टेंस तो आपको वैसे ही पता होगी, ये वीडियो देख रहे हो पहली बार या फिर पहली बार स्टार्ट तैयारी कर रहे हो, सुना ही होगा कितना साइंस आता है भाई। इस बार भी 2025 सेकंड में 30 क्वेश्चन आए हैं,
है ना। तो हर बार कम से कम 22 से लेके 30 प्लस 32 क्वेश्चन तक आते ही आते हैं साइंस से, और ये बहुत ही इजी और डुएबल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ही सोर्स से आते हैं। से 80 to 90% आते हैं एनसीईआरटी में से, और उसमें से भी 60 से 70% आते हैं 9th 10th की एनसीईआरटी से। तो देख लो कितना प्रिडिक्टेबल है। तो मतलब आपके 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ 9th 10th की एनसीईआरटी से। तो साइंस बहुत ज़रूरी हो गया आपका। चौथा आपका हो गया डिफेंस रिलेटेड, डिफेंस स्टैटिक। क्या कर रहे हो सर? स्पेलिंग ही नहीं आ रही आपको, आप क्या पढ़ाओगे ना स्पेलिंग में मेरा हाथ तंग है सच में। तो डिफेंस रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफेंस के क्वेश्चंस आपके पेपर के अंदर भी बढ़ते जा रहे हैं, और आपका एसएसबी भी देनी है ओवरऑल आपको। तो क्यों ना आप डिफेंस करके ही चलो हमेशा से। पांचवा मैं कहूँगा आपका, फिफ्थ हो गया डिफेंस हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस, ये आपका फिफ्थ कोर टॉपिक हो गया। इनके क्वेश्चंस आपके यूपीएससी में बढ़ते ही जा रहे हैं। सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, आपका एनडीए भी क्यों ना हो, इनमें बढ़ते ही जा रहे हैं। और फिर आपको एसएसबी भी देना है। तो ये मैं कहूँगा 5 ऐसी चीज़ें हैं जो इररिस्पेक्टिव आप कोई भी आपका बैकग्राउंड हो, वो आपको ये करना ही करना है। ये कोर है। अब आप कहोगे सर क्या हमें ज्योग्राफी नहीं करनी है, क्या पॉलिटी नहीं करनी है? करनी है, बट अभी आप अपनी प्रिपरेशन आंख बंद करके इनसे स्टार्ट कर सकते हो। कैसे? वैसे तो मैं हर सब्जेक्ट के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, बट अभी के लिए आप समझ सकते हो इंग्लिश के लिए आपको डेली रीड करना है। आधा घंटा आपका इंग्लिश रीडिंग टाइम होना चाहिए। बहुत बढ़िया रहेगा अगर आप न्यूज़पेपर में से आप डेली एडिटोरियल पढ़ो। डेली इंडियन एक्सप्रेस मेरे को सही न्यूज़पेपर लगता है। करंट अफेयर्स के लिए मेरी ऑलरेडी एक सीरीज़ चल रही है भाई, ऑलरेडी। मैं डेली आपके न्यूज़पेपर में से जो जो इंपॉर्टेंट करंट डिफेंस एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स है वो कराता हूँ, डेली वीडियो डालता हूँ। तो वो तो आपके लिए बहुत ही एक मतलब अमृत है आपके लिए एग्ज़ाम के लिए। डेली देखो, उसमें करंट और स्टैटिक दोनों हम देखते हैं, और फालतू कुछ नहीं पढ़ते, जो इंपॉर्टेंट है वही। आप इंग्लिश रीडिंग स्टार्ट करो, करंट अफेयर्स वहाँ से कर सकते हो। साइंस में एनसीईआरटीज पढ़ना स्टार्ट करो खुद से, और पीवाईक्यू देखो। पीवाईक्यू तो वैसे भी देखो, बट साइंस के पीवाईक्यू और एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो। और डिफेंस की वीडियोस देख लोगे, बहुत है। मैं भी वीडियो लाया हूँ, पिछली बार भी डाली हुई है, कोई भी वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब से। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी मैं वीडियो लाऊंगा। तो ऐसे आप अपना स्टार्ट कर सकते हो भाई। ठीक है सर। अब ये चीज़ें हो गई आपकी, जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो पूछे ही पूछे जाते हैं। अब देखो, इतना पता होने से भी आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि कम से कम नहीं तो मैंने आपको 30 क्वेश्चन साइंस के हो गए, 10 क्वेश्चन आपके, 12 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के हो गए, ये 42 क्वेश्चन ये हो गए, फिर आपके इंग्लिश के हो गए 70 मार्क्स का। तो मतलब यहीं से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा अगर आप सारे क्वेश्चन ही कर देते हो, बट वो पॉसिबल नहीं। तो हम आगे भी बात करेंगे, हर सब्जेक्ट की मैं अलग वीडियो लाऊंगा, बार बार बोल रहा हूँ। आगे क्या है भाई? नेक्स्ट चीज़ है कि किसी से मेंटोरशिप लेने में घबराओ मत। आपको जो मैं आज बता रहा हूँ चीज़ें, इसमें से 70-80% चीज़ें नहीं पता होंगी। तो डायरेक्ट आंख बंद करके मत स्टार्ट कर दो पूछना। कोई अच्छा मेंटोर हो। कोचिंग से तो मैं कहूँगा, जो देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बट थोड़ा दूर रहो, क्योंकि वो लोग तो आपको सब कुछ पढ़ाने को डोलते हैं, और सब कुछ नहीं पढ़ना भाई। हम यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, हमें प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स करने हैं बस। अब हर सब्जेक्ट में से क्या करना है? आपने कहा सर पॉलिटी और ज्योग्राफी ये सब, इसमें से क्या करना है? हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, ओनली पीवाईक्यू पैटर्न पे चलना है, और थोड़ी प्रिडिक्टेबल थीम्स करनी। पीवाईक्यू पैटर्न और प्रिडिक्टेबल थीम्स कर लोगे, मोर देन इनफ होगा आपके लिए। ठीक है सर। अगर कोई पुराना एस्पिरेंट है, 1-2 साल, 1-2 बार अटैम्प्ट दे चुका है सीडीएस का, वो मेरी वीडियो देख रहा है, तो भाई आप तो कुछ मत करो, आंख बंद करके पीवाईक्यू 10-12 साल के देखो, करो। उसके अराउंड जो भी चीज़ है वो पढ़ लो। मेरी एक पीवाईक्यू सीरीज़ भी है, वो मैंने बीच में रोक दिया था ड्यू टू सम रीज़न, बट आधे से ज़्यादा वो सीरीज़ है। उसमें मैंने जो भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, उसके अराउंड जो भी चीज़ आनी चाहिए उन्हें सॉल्व करने के लिए, वो करा रखी है। वो सीरीज़ मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो आप लोग तो ये करो। नए बच्चे वेट करो मेरी पर सब्जेक्ट की वीडियो का, या फिर जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उनको खुद भी फॉलो कर सकते हो। अब और जो एंड में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा वो ये है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ बता रहा हूँ तो मैं ही परफेक्ट हूँ। मैंने भी ये जब चीज़ें सीखी हैं, कैसे सीडीएस मैंने भी फेल करा है 1-2 बार। उसके बाद मैंने सीखने के बाद मल्टीपल टाइम्स एएफए कट ऑफ निकाली। उसके बाद मैंने सीपीओ, सीडीएस, सीजीएल, एफकैट, इन सब में सिलेक्शन लिया। नॉट इवन क्लियर करा, सिलेक्शन लिया।
CPO CGL FCAT इन सब में। और तो मेरे को ये चीज़ें आई, इसीलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ यार, बहुत ही ज़्यादा इजी है अगर आप मेहनत करने को रेडी हो तो। अब एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि यार टेक योर टाइम इन मेकिंग योर प्लान। अपना प्लान बनाओ, आराम से बनाओ, पर उसे चेंज मत करो डेली डेली। बनाने में टाइम लो, प्लान आराम से नोटबुक लो कि यार ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या वीक पॉइंट, जो मैंने बताया। कोर सब्जेक्ट्स तो करने ही है, उसके साथ साथ आपको और कौन से सब्जेक्ट करने हैं, कौन से टॉपिक करने हैं, वो मैं पर सब्जेक्ट वीडियो तो लाऊंगा ही। बट इतना तो आपको इस वीडियो से पता चल गया कि आपको बहुत नहीं पढ़ना। कुछ बच्चे जो सोच रहे हैं कि यार मैं तो एग्ज़ाम क्लियर ही नहीं कर सकता, क्या पता ये वीडियो देख के आप में कॉन्फिडेंस आया हो कि बहुत कुछ तो चाहिए ही नहीं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो अपना प्लान बनाओ, उसे डेली डेली चेंज मत करना, स्टिक टू योर प्लान। टाइम ले लो प्लान बनाने में, हफ्ता ले लो, 2 हफ्ता ले लो, 2.5 हफ्ता ले लो, तब तक डेली बेसिस पे इंग्लिश रीडिंग ज़रूर करो। इंग्लिश इज़ योर की, याद रखो। डेली आधे घंटा रीडिंग को दो सिर्फ, प्लस करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। अब न्यूज़पेपर पे सब कुछ नहीं पढ़ना, मेरी सीरीज़ को देख सकते हो, एडिटोरियल देख सकते हो, वो पढ़ो। तो करंट अफेयर्स हो गया और इंग्लिश हो गया, इसको टाइम देना स्टार्ट करो। NCERTs पढ़ो साइंस की, तो यही इसका बेसिक है। बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए प्रिडिक्टेबल थीम्स और टॉपिक्स के अराउंड चीज़ें करने से, PYQ करने से आपका आराम से एग्ज़ाम क्लियर हो जाना है। तो दोस्तों ये कुछ बातें थी जो मेरे को शेयर करनी थी आपसे। हर सब बार सर कहोगे बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हो, बट इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट की अलग वीडियो लाऊंगा, उसे भी देखना और उसके साथ साथ अपनी तैयारी आगे बढ़ा रखना। तो दोस्तों आई विश ऑल द बेस्ट टू यू। आप अच्छे से करो और अचीव योर ड्रीम्स, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।